Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 14 of differential equation. Today we are going to start a new topic on differential equation, and the name of the topic is system of linear differential equations. Here initially I will explain you what is the system of linear differential equation. Later on I will explain the methods to find the solution of that system of linear differential equation. Then we will solve some of the examples related to the system, and finally the practice questions. In the recall of this lecture, I am just explaining you what is the basic differential equation is, non-homogeneous form of differential equation, how we find the solution of it, and as well as I will explain one of the method how to find the solution of that differential equation. A non-homogeneous differential equation is basically of the type an dn of y dx power n, an minus 1 dn minus 1 y, and a naught y is equals to g of x, where in this representation we take this y as a dependent variable और जो x जिससे डेरिवेटिव लिया जाता है इट इज नॉर्मली नेम एज independent variable. G of x in this equation, g of x, as you all know, is a non-homogeneous part of that differential equation. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की है, इसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a1 a2 अप टू an, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने डील की हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट वही थी जिनकी कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स थे. अगर उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स नहीं थे, जस्ट लाइक काशी आइलर्स इक्वेशन, तो हम क्या करते थे कि उस इक्वेशन को बाय यूजिंग सम स्पेशल एल्गोरिथम वी कैन कन्वर्ट दोज कोफिशिएंट्स इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय स्पेशल काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स. वो मेथड लगा के हम अल्टीमेटली जो सॉल्व करते थे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व किया करते थे. सो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, जो सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी मगर वेरिएबल सेम होगा. ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी जिस तरीके से हम डील करेंगे, इस सिस्टम के अंदर जो इक्वेशंस होंगी वो सब के सब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली ही होनी चाहिए, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं आए. इन सेकंड स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस हम कैसे फाइंड करते थे. नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता था इट वाज सिंपली y इक्वल्स टू yc प्लस yp. इस चीज को आपने माइंड में रखना है, इस चीज से आपने स्किप नहीं करना है. ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो हर लेक्चर में आपने यूज की है और ऑलमोस्ट आपको प्रॉपरली पता है, मगर क्वेश्चन करते वक्त आपने इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब कभी भी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वी हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशंस. वन ऑफ देम इज named as yc while the second one is named as yp. So method to find yc is almost same for all kind of differential equation, but the method to find pyp, the particular solution, may differ. आप अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं, एनिलेटर अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं. वाईपी फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जितने आपने स्टडी किए हुए हैं. सो
जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट की जस्ट रिवीजन के तौर पर एक छोटी सी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है। इनिशियली द टेबल रिप्रेजेंट्स द मेथड टू फाइंड yc, while similarly you can find yp by using नॉन होमोजीनियस, इस तरह की कोई yp सिलेक्ट करते हैं और हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं। yc जब भी आ जाता है फिर हम क्या करते हैं कि yc और yp दोनों को ऐड कर दें, then we will get the total or the general solution of that differential equation। ये मेथड होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, an nth order linear differential equation with constant coefficients a0, a1 up to an is an equation of the form, it is basically a representation of nth order differential equation। ऑपरेटर्स के लेक्चर में आप ये भी स्टडी कर सकते हैं, a differential can be written in the form of an operator d by dx is simply called the operator, जिसे आप अपनी आसानी के लिए d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। hence डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि dy by dx की फॉर्म में थी, it can be written in the form of d। सबसे पहले मैं आपको चंद बेसिक सी चीजें बता दूं, वो ये है कि एक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज मेंट बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी इक्वेशन में क्या होता है, आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ टू ट्रेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव एन इक्वेशन दैट कंटेन्स dy by dx, तो जो ऊपर वाला मैं सिंपल बेसिक एल्गोरिथम बता रहा हूँ, जो ऊपर वाला वेरिएबल होगा दैट विल बी नेम्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसे डेरिवेटिव ले ले होंगे दैट विल बी नेम्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। जस्ट लाइक इन दिस इक्वेशन, example number one is just representing the representations d square x by dt square is equals to minus 5x plus y. Here x is a dependent variable and t is an independent variable. D square y by dt square is equals to 3x minus y. Y is a dependent variable and t is an independent variable। अब यहाँ से देखें, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो ये आती है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज x एज वेल एज y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इज t। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, मगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेम होता है। उस तरह की सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ऊपर डेफिनेशन ये कहती है, द साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व टू और मोर इक्वेशंस, एक से ज्यादा इक्वेशंस होगी, that contains derivatives of two or more unknown function of a single independent variable, कि independent variable एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम की बात हो रही है, पार्शियल के नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, दो हो, 10 हो, हमें कोई परवाह नहीं। नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी होंगी मे बी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स उतने हों, और जो भी कहानी है, मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जिनका सेम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर सेकंड इक्वेशन में मैं नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई तीसरा रख लेता, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी वी स्क्वायर, तो फिर ये सिस्टम ना रहता, वो अलग इक्वेशन हो जाती, ये अलग इक्वेशन हो जाती, उसको अलग से सॉल्व करना, इसको अलग से सॉल्व करना होता। अगर दोनों का डेरिवेटिव सेम वेरिएबल के साथ हो तो सिस्टम का हिस्सा हो, तो इन्हें हम सिस्टम कहते हैं, तब ये एक ही जगह की दोनों इक्वेशंस हैं। अब हमने इन दोनों को मिक्स करके सॉल्व करना होता है, अलग नहीं कर सकते। ठीक है। सो आज का टॉपिक है, हमने एक से ज्यादा इक्वेशंस को मिक्स करके सॉल्व करना है, सिस्टम बना के सॉल्व करना है, इसे सिस्टम कहते हैं, अलग नहीं कर सकते आप सॉल्व। इससे पहले आपने जितना भी काम किया था, आपके पास एक इक्वेशन होती थी, आप उस अकेली इक्वेशन को अलग से सॉल्व करते थे और उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे। यहाँ पर हम एक से ज्यादा इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, उससे एक जनरेट करेंगे,
अब हमारा और हर डिपेंडेंट वेरिएबल का सोल्यूशन निकालेंगे। अब आपने सोल्यूशन x का भी निकालना है, आपने सोल्यूशन y का भी निकालना है, दोनों का निकालना है। जैसे इससे पहले जब आप काम किया करते थे तो आपके पास जो सोल्यूशन आया करता था वो एक वेरिएबल की फॉर्म में होता था। उसकी वजह क्या होती थी कि आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, उस वक्त हम y से कहते थे, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसे हम x कहते थे, तो आप y का सोल्यूशन लिखते थे x की फॉर्म में। यहाँ पर आपका x भी डिपेंडेंट है, y भी डिपेंडेंट है, सो आप x का भी सोल्यूशन लिखेंगे वो भी t की फॉर्म में होगा, y का भी सोल्यूशन लिखेंगे वो भी t की फॉर्म में होगा, दोनों t की फॉर्म में ही होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इफ वी आर हैविंग टू डिफरेंशियल इक्वेशंस with the same independent variable, तो derivative d square x by dt square, these are the second order derivatives. Here one more example, x prime minus 3x plus y prime plus z prime is equals to 5, x plus y prime minus 6z prime is equals to t minus 1। जब वो इस इक्वेशन को सिस्टम कह देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल से लिया गया है और वो t है। z प्राइम का मतलब होगा dz बाई डी टी, y प्राइम का मतलब होगा dy बाई डी टी, x प्राइम का मतलब होगा dx बाई डी टी, y प्राइम का मतलब होगा dy बाई डी टी। इसी तरह आपके पास ये दो इक्वेशंस आई हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y एंड z हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है एंड दैट वन इज t, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। Before going into the further detail, let me revise some of the things which you have already studied in your junior classes. For example, we are having two equations, just like इस वक्त जो equation number 1 and equation number 2 जो दो नजर आ रही हैं वो दो equations हैं। इन दो equations को 2x plus 3y equals to 1, 5x minus 4y is equals to 2, इनको सॉल्व कैसे आप करते हैं? इनको सॉल्व करने के आपने दो मेथड पढ़े हैं, वो दोनों आज हमने देखने हैं। मैं दोनों को यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मेथड जो आपने स्टडी किया था उसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते थे। एक और आपने जो स्टडी किया था दैट वाज रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट्स। जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड यूज किया था और जो आपने लास्ट लेक्चर में भी शायद यूज किया है उसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। आप इस इक्वेशन 1, 2 को या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन क्या होती थी? एलिमिनेशन जो इस वक्त आपको पेज पे स्क्रीन पे नजर आ रही है, स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो ये है बेसिकली कि आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x के कोफिशिएंट सेम कर दें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, x आपका एलिमिनेट हो जाएगा, y रह जाएगा, y से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। दिस इज बेसिकली द एलिमिनेशन मेथड कि पहले आप x को एलिमिनेट करते हैं, फिर आप y को एलिमिनेट करते हैं, सेकंड स्टेप में आप y को सेम करें, फिर आपका x आ जाएगा। This is called the elimination. Eliminate one, find the second, eliminate second, find the one. ठीक हो गया? ये एलिमिनेशन मेथड है, बड़ा सिंपल सा है। या तो हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं। इस मेथड में होता क्या था, थोड़ी सी मैं चीज को एक्सप्लेन कर दूं। जब आप एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आया करता था? आपके पास एक न्यू इक्वेशन आती थी। ये जो न्यू इक्वेशन आती थी, आप सिंपली इस इक्वेशन का सोल्यूशन लेते थे। जब आप सोल्यूशन ले लेते थे
तो आप इस इक्वेशन को छोड़ देते थे और ये जो आपने सारा स्टेप किया होता था आप इसे खत्म कर देते थे, आप दोबारा वापस इक्वेशन 1 और 2 की तरफ वापस चले जाते थे। फिर आप सेकंड को एलिमिनेट करते थे, फिर आपके पास एक नई इक्वेशन आती थी, आप उस नई इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते थे और ये कहते हैं कि ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन दोनों मिला के उन दोनों का सोल्यूशन बनता है। अभी हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब आप वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास इस तरह सिंपल सी इक्वेशन नहीं आएगी, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर जो सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे वो ऐसे सिंपल सा नहीं करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस आई तो होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे, अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई तो हम नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे। जब सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आपने सोल्यूशन को कुछ भी नहीं करना, आप वापस मेन इक्वेशंस की तरफ चले जाएंगे, फिर दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, फिर आपके पास एक और इक्वेशन आएगी, फिर उस इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये काम आप कर चुके हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हुई तो आप फर्स्ट ऑर्डर के मेथड से जाएंगे, जो एग्जैक्ट लीनियर और वो सारे आपने पढ़े थे। अगर ये सेकंड ऑर्डर हुई या हायर ऑर्डर की हुई तो आप हायर ऑर्डर के मेथड से जाएंगे। हायर ऑर्डर के मेथड में अगर ये होमोजेनियस हुई तो होमोजेनियस फाइंड करेंगे, अगर नॉन होमोजेनियस हुई तो नॉन होमोजेनियस। तो दैट कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितनी स्टडी की है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हर लेक्चर को आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को प्रॉपर पहचानना है, पहचानने के बाद आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। जो भी मेथड आप लगाते हैं, जो भी जरूरत होगा आपने खुद यूज करना है अपने माइंड को प्रेजेंट रखते हुए। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्रैमर्स रूल। ये क्या था? डिटर्मिनेंट मेथड आपका ये कह रहा था कि अगर आपने x फाइंड करना है तो आपके पास एक बड़ा सिंपल सा क्रैमर्स का फॉर्मूला था, वो जो आपने लास्ट क्लास में भी किया है शायद, W1 बाय W एंड y इज इक्वल्स टू W2 बाय W। ये डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट निकालें, बात खत्म। फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि अब जो W1 होगा वो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। जब आप W1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर नहीं आएगा जो पहले नंबर आया करता था, अब एक डिफरेंशियल टाइप का ऑपरेटर आएगा। इसी तरह जब आप W निकालेंगे तो एक डिफरेंशियल टाइप की चीज आएगी। तो जो x ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सिंपल x एक नंबर को दो नंबर्स को डिवाइड करके x नहीं आएगा, ये कंप्लीट एक इक्वेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि इफ यू कैन राइट इट लाइक, इसका आप डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिख सकते। इट इज wx इक्वल्स टू w1, wy इज इक्वल्स टू w2। ये आपके पास एक फॉर्म बनेगी और ये जो फॉर्म बनती है, दीज बोथ आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपने यहाँ पर मतलब बात आप वहीं पर आ जाती है कि आपके पास दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसको आपने अलग से सॉल्व करना है, इसे आपने अलग से सॉल्व करना है। इससे जो आंसर आएगा वो x होगा, इससे जो आंसर आएगा वो y होगा। ये दो मेथड हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों मेथड स्टडी करने के बाद इट विल बी योर चॉइस कि जब क्विज या एग्जाम होता है तो if you're good in elimination, apply the elimination method. If you're good in determinants, apply the determinant method. जो मर्जी मेथड अप्लाई करें और सिस्टम को सॉल्व करें। सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इन द, यहाँ पर वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। वो ये मेंशन है कि इफ L1, L2, L3, L4 और द ऑपरेटर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशंस नहीं है, डिफरेंशियल। L1 नंबर नहीं होगा, इट विल बी एन ऑपरेटर। If these are the operators, G1, G2, these are the functions, T independent variable होगा, elimination method apply करते हैं, you will come to this point। elimination method apply करने का मतलब यह है कि आप पहले इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को L4 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड इक्वेशन को L2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाय सब्ट्रैक्टिंग x कैंसिल हो जाएगा, y की इक्वेशन रह जाएगी, you will get this thing।
अब ये जो इक्वेशंस आपके पास दो आई हैं, एक x की फॉर्म में आई है, एक y की फॉर्म में आई है, इन दोनों को अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये जो लेफ्ट पार्ट होता है इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सिमिलरली जो राइट पार्ट होगा दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन उसी इक्वेशन की जो ऊपर है। और इस बात को अगर मैं समराइज कर दूं तो ये आपके पास W था क्रैमर्स रूल का, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज W1। ये W था क्रैमर्स रूल का, y से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दिस इज W2। ये वो कॉलम है जो दोनों इक्वेशंस की राइट साइड पे था, ये पहले सेकंड कॉलम से रिप्लेस हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस हुआ है। ये वो चीज है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। 2x2 हो, 3x3 हो, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट बड़ी डिटेल से आपने पूरे सब्जेक्ट में डिटर्मिनेंट ही ओपन करना सीखा है, तो यू आर क्वाइट गुड इन इट, हाउ टू ओपन द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3, 4x4 और हायर डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर सिंपली मेरे पास 2x2 है, सो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, सो इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। अब बढ़ते हैं, यहाँ तक मेथड की एक्सप्लेनेशन होगी, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। dy by dx dy by dt is equals to 2x, dx by dt is equals to 3y। जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो यू मस्ट नो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कुछ चीजें आपके माइंड में कंक्लूड हो जानी चाहिए, वो मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ, बाकी कुछ रह गई तो वो वक्त के साथ बताऊंगा। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, x एंड y आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको सोल्यूशन x का चाहिए और y, ये दोनों वैल्यूज आपको चाहिए, और जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो t की फॉर्म में होंगी, चाहे वो जैसे भी आप होती हैं। ठीक हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन ये कहता है कि जो मैंने पहले आपको स्ट्रेटजी बताई थी, पहले मैं अप्लाई करूंगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपने इनको पहले तो ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें, फिर वन बाय वन दोनों को एलिमिनेट करें। स्टेप वन, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया। बड़ा सिंपल सा और आसान सा स्टेप, जहां डी लिखा है, डी बाई डी टी लिखा है, वहां पे कैपिटल डी यूज कर दिया अपनी आसानी के लिए। स्टेप टू, आई हैव टू एलिमिनेट एक्स और आई हैव टू एलिमिनेट वाई। स्टेप टू के लिए मैंने ये किया कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, मैंने अगर सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। मैंने अगर x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। अगर y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड को d से मल्टीप्लाई करूंगा। सो अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ वर्क, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को d से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आ गई दैट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल y। मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो बिल्कुल सिंपल सी नहीं आएगी जैसे आप एलिमिनेशन पहले किया करते थे, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जस्ट लाइक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी, वो हायर ऑर्डर की होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ इससे ज्यादा की होगी। मगर फर्स्ट की भी आना चाहे तो आ सकती है, हम रोक तो नहीं सकते उसे। डी स्क्वेयर वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाए देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे व्हाट यू हैव टू डू इज टू यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, पहले ये चेक करते हैं कि उसके कोफिशिएंट्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं तो इसका मतलब है आप e की पावर में सॉल्यूशन बनाएंगे और e की पावर में सॉल्यूशन लिखेंगे। आप पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपके पास दो रूट्स आएंगे।
अगर दोनों रूट्स रियल हुए तो किस तरीके से लिखना है ये आप कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स हुए तो किस तरीके से लिखना है, रिपीटेड हुए तो किस तरीके से लिखना है, ये सारा काम आप कर चुके हैं, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता। दीज आर टू सॉल्यूशंस, दोनों को ई की पावर में लिख दिया। नाउ जब आपके पास सोल्यूशन आ जाए, फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अब आपने इस जो काम किया है स्टेप 2 और 3 इसे छोड़ देना है, बैक टू स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने पहले x को एलिमिनेट किया था, अब हम करते हैं y को एलिमिनेट। जब आप y को एलिमिनेट करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है क्या डिवाइड करना है वो आप इक्वेशन से देखेंगे। आपके पास जो नई फॉर्म आएगी दैट विल अगेन बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप दोबारा इस इक्वेशन को डिफाइन सॉल्व करने से पहले चेक करेंगे कि द कांस्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ दे आर कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स इफ दे आर कांस्टेंट तो आप कांस्टेंट के मेथड पे चलेंगे, इफ दे आर ऑफ द कॉशी आइलट्स टाइप तो आप कॉशी आइलट्स के टाइप में चलेंगे, और अगर कोई थर्ड टाइप की फॉर्म आ गई तो अगर आती हुई तो करेंगे, नहीं आती हुई तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है सिर्फ हम उस तरह की इक्वेशंस को ही सॉल्व कर सकते हैं। अगेन द सॉल्यूशन x ऑफ t, मैंने आपसे ये कहा था कि y भी t की फॉर्म में होगा, x भी t की फॉर्म में होगा, दोनों जब t की फॉर्म में आ जाएं, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब मसला ये है कि द जनरल सॉल्यूशन इज कंटेनिंग फोर कॉन्स्टेंट्स। फोर कॉन्स्टेंट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग अप टू स्टेप नंबर 5 वी हैव टू गो बैक टू द मेन इक्वेशंस टू रिड्यूस दीज कॉन्स्टेंट्स। अभी मेरे पास चार कॉन्स्टेंट्स है, मैंने रिड्यूस करने हैं। चारों खत्म होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खत्म होते तो बस रिड्यूस करने हैं, जितने भी रिड्यूस हो गए। उसके लिए what I have done is x of t और y of t जो दोनों हैं, इन दोनों को मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। जो मेन क्वेश्चन था मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, उसके अंदर मैंने पुट कर दिया। सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होती है कि दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया x और y दोनों को पुट कर दिया, दोनों को कॉमन लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने के बाद मेरे पास जो दो इक्वेशंस आई वही दोनों ये थी। मैं यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, C2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं C3 को इन टर्म्स ऑफ C1 लिख दूं, C4 को इन टर्म्स ऑफ C2 लिख दूं। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये जहां पर मैंने C3 लिखा हुआ है, यहाँ पर C3 की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 C1। जहां मैंने C4 लिखा है यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 C2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर से C3 C4 दोनों निकल गए हैं। अब मेरे पास टोटल दो अननोन रह गए हैं, दोज आर C1 एंड C2। C3 C4 की वैल्यू पुट करने के बाद ये C4 हो गया, ये 3 पुट किया। तो अब मेरे पास अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को चेक करें तो आई हैव ओनली टू अननोन C1 एंड C2। ये एंड पे आपने स्टेप करना है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था फर्स्ट मेथड, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड, इस इन मेथड को मैंने इकट्ठा एक लेक्चर में इसलिए इन्वॉल्व किया है, दे आर वेरी बेसिक काइंड ऑफ मेथड्स, सिंपल से मेथड है। मैं आपको क्रैमर्स रूल बेसिकली नहीं सिखा रहा, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, ये सब पुरानी चीज है। मगर वो पुराने जितने भी टूल्स आपने पहले स्टडी किए हुए हैं वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे यूज करने हैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। टूल्स आपके पास पहले से हैं, मेथड आपको पहले से आते हैं। सिस्टम एग्जाम्पल नंबर 2, दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। सो क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने अपनी चीजें वेरीफाई करने हैं। राइटिंग में अगर कोई एरर आएगा तो आपने चेक करना है। दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, सो हेंस इट इज अ सिस्टम। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। ये चीजें पता चल गई। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। पहले डिफरेंशियल का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, दूसरे डिफरेंशियल का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, तीसरे डिफरेंशियल का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट्स हैं। अब रहेगी बात बीच में 5x
और ये x, ये कोफिशिएंट्स नहीं है, ये डिफरेंशियल के कोफिशिएंट्स नहीं है। नॉर्मली जब भी x आया करता था तो हम इसे वेरिएबल कंसिडर किया करते थे और हम ये कहा करते थे कि ये जी हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है, सो मसला है। यहाँ पर जो x है वो डिपेंडेंट है, अगर यहाँ t आ जाए तो मसला है, अगर x आ गया ये डिपेंडेंट है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, सो x दोनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। इसे आना चाहिए तो आए, नहीं आता तो कोई मसला नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम दो डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और उसको लेके चलेंगे। स्टेप 1, पहले आप अपनी जो इक्वेशंस हैं उन्हें ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दें। फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर, सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। ये x का कोफिशिएंट हो गया, ये y का कोफिशिएंट हो गया, ये x कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट। इन अदर वर्ड्स, जो मैंने आपको बात ऊपर एक्सप्लेन की थी, मैंने ये कहा था इट विल बी L1 x प्लस L2 y, L it was I think L3 L4, यहाँ पर मैंने G1 यूज किया था और यहाँ पर मैंने G2 यूज किया। अब यहाँ पर देखें, दिस इज बेसिकली, और जो मैंने तीन इक्वेशंस बनाई थी उसमें जो पहले नंबर पे बनाई थी वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। एक थी L1 L2 L3 L4, जिसे मैंने W का नाम दिया था। फिर मैंने ये कहा था कि आप फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दें नॉन होमोजीनियस पार्ट से, तो इट विल बी L2 L4। और फिर मैंने ये कहा था कि आप सेकंड कॉलम रिप्लेस कर दें G1 G2 के साथ, ये आपके पास बन गई। दिस वाज इन माय रिप्रेजेंटेशन नेम्ड एज W1। मैं W की सिंबल इसलिए नहीं यूज कर रहा कि W अच्छा लगता है, W की सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप W के साथ रॉन्स्कियन का नाम लेके आपने बहुत से काम किए हैं, मगर ये रॉन्स्कियन नहीं है, ये इट इज सिंपली W, और हम उसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये W डिफाइन किया, W1 और W2 डिफाइन करने के बाद आई हैव टू ओपन द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्रॉस सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं विद द नेगेटिव साइन। डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सारी वही प्रिकॉशंस हैं जो क्रैमर्स रूल की प्रिकॉशंस हैं, उसी के पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ क्रैमर्स रूल, that W into X is equals to W1, W into Y is equals to W2। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली दो इक्वेशंस हमारे पास जो जनरेट होंगी, दोनों इक्वेशंस एक विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, एक विद रिस्पेक्ट टू y आएगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर की होंगी, दोनों को डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही देखना है, उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज d square minus 4dx is equals to minus 4 e power t। Second equation is d square minus 4dy is equals to minus 15 e power t। That means पहली इक्वेशन भी नॉन होमोजीनियस, दूसरी इक्वेशन भी नॉन होमोजीनियस, दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आपने सिंपल yc नहीं कैलकुलेट करना, अब आपने yp भी कैलकुलेट करना है। yp के लिए मेथड क्या यूज करना है, एज पर योर चॉइस, आप जो यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। yc का इतना इशू नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों की जो डिफरेंशियल का पार्ट है, दोनों का डिफरेंशियल का पार्ट सेम है, क्योंकि W into x is equals to W1, W into y is equals to W2। सो W दोनों के साथ सेम आता है, सो YC दोनों का सेम होगा। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी m square minus 4m is equals to 0। The roots distinct and real in nature, simply the solution। यहाँ तो कोई आई थिंक मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं YP की तरफ। YP पहली इक्वेशन के जब निकालेंगे तो इट विल बी नेम्ड एज XP। सॉरी मैं YP का वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन का दैट विल बी XP। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन सेकंड इक्वेशन का निकालेंगे दैट विल बी YP। G1 of x, G1 of t is equals to minus 4 e power t, G2 of t is equals to minus 15 e power t,
एक्स पी इस फॉर्म में लेट करते हैं और वाई पी इस फॉर्म में लेट करते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स ले लिए अप टू सेकेंड ऑर्डर, ताकि हम इन्हें इक्वेशंस में पुट कर सकें। डेरिवेटिव्स ले लिए, डी वाई पी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट सेम सिलेक्ट हुए हैं, जस्ट कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट हैं एक्स पी और वाई पी में। ए ई पावर टी, इसे बाय पुटिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास, ये एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, ये वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एक्स वी गेट ए, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वाई वी गेट बी। आपके पास एक्स पी भी कंप्लीट हो गया, आपके पास वाई बी भी कंप्लीट हो गया। एक्स पी को आप एक्स की सोल्यूशन में पुट कर दें, वाई पी को वाई के सोल्यूशन में पुट कर दें, योर सोल्यूशंस आर कंप्लीट। सिंपल सा काम। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि मैंने एक्स पी और वाई पी को दोनों को इकट्ठा लेके चला है। अगर आप इकट्ठा मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करें, नहीं कर सकते तो आप आराम से पहले एक्स पी सॉल्व कर लें कंप्लीट, फिर आप वाई पी सॉल्व कर लें कंप्लीट। सो इसमें कोई इशू नहीं है। आप जैसे एलिमिनेशन मेथड में आपने किया था कि आपने पहले इक्वेशन जो दोनों को एलिमिनेट करते हैं, एक वेरिएबल को, जो नई इक्वेशन आती है उसे आराम से सोल्यूशन निकालने के बाद आप दूसरी की तरफ फिर जाते हैं। यहाँ पर आप वो मेथड अडॉप्ट करना चाहें तो यू कैन फॉलो दैट मेथड और आप अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जब भी आ जाए तो आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स को हम एक दफा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। C1, C2, C3, C4 चार आ गए हैं। एक्स और वाई दोनों को मेन इक्वेशन में पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, और C3 को या तो C1, C2 में ले जाएंगे या C1, C2 को C3, C4 में ले जाएं, दोनों में से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। Substituting these solutions for x and y into the second solution of the given second equation of the given system, we obtained, वहां से C1 एलिमिनेट हो गया, C4 C2 में कन्वर्ट हो गया। जब ये कन्वर्जन होगी सो x3 हमारा और रिड्यूस हो गया है, x3 सिंपली डिपेंडिंग ऑन C2 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। आप जिस मर्जी वेरिएबल को जिस मर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। इशू ये है कि एट द एंड जाके आपके पास यहाँ पर दो अननोन्स हैं, C1 C2। जब आप फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन करते हैं, कोई एक स्टूडेंट ने C1 C2 को एंड पे रखा है, एक स्टूडेंट ने C3 C4 को रखा है, तो आपके सॉल्यूशन की फॉर्म बजाय थोड़ी सी कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हुए डिफरेंट नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का आंसर डिफरेंट है, वो दोनों की जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बट द आंसर इज सेम। सो आप जिस मर्जी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, और जिस मर्जी को रिटेन कर लें, इट इज अप टू योर चॉइस। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेट अस मूव टुवर्ड वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन साइज है उसे चेंज किया है ताकि आपको एक ही पेज के ऊपर सारी कंप्लीट क्वेश्चन नजर आए, मुझे शिफ्ट ना करना पड़े पेज। The question is dx plus d plus 2y is equals to 0, d minus 3x minus 2y is equals to 0. It is a system of differential equation. जब वो सिस्टम को वर्ड यूज कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि अब उन्हें दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज अप टू योर चॉइस कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको रखना चाहते हैं। आई रिकमेंड कि आप उसी वेरिएबल को लें जिस वेरिएबल को हर क्वेश्चन में ले रहे हैं। सो आई विल टेक डी, ये जो डी लिखा है आई विल टेक इट एज डी बाय डी ऑफ टी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टी के बारे में कोई हिंट नहीं है, सो टी आपकी चॉइस है। स्टेप 1 ऑलरेडी डन, डी डिफरेंशियल की फॉर्म में है क्वेश्चन। स्टेप 2 आई हैव टू एलिमिनेट, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। आई हैव टू एलिमिनेट एक्स और वाई, एनी वन ऑफ देम। फर्स्ट इफ आई एलिमिनेट एक्स, मेरे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। लकीली दिस इज अ होमोजेनियस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर होमोजेनियस है तो आई जस्ट हैव टू फाइंड वाई सी।
y की फॉर्म में है तो yc कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे, सो द सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब मैं x को एलिमिनेट करता हूँ, सॉरी y को एलिमिनेट करता हूँ अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन अगेन आई, मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, मेरे पास x ऑफ c आ गया। ये जो मेरे पास x ऑफ c और y ऑफ c ये दो सॉल्यूशन आए हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इन्हें मैं x ऑफ c कहूँ या x कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे y ऑफ c कहूँ y कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि yp ऑटोमेटिकली जीरो है बिकॉज ऑफ देयर इज नो नॉन होमोजेनियस पार्ट। नॉन होमोजेनियस पार्ट जब नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि yc तक अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। यहां तक करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिड्यूस, ये हमारे पास सिंपल दो सॉल्यूशंस आ गए। नंबर ऑफ अननोन्स 4 हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, लास्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। dx प्लस d प्लस 2 ऑफ y, जहां पर d लिखा है दैट मीन्स डेरिवेटिव ले लें। अब जब आप x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4c1 प्लस 2c3 e पावर 2t इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट। सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करें, e पावर 2t राइट साइड पे नहीं है सो इट विल बी इक्वल्स टू 0, e पावर माइनस 3t राइट साइड पे नहीं है सो इसका कोएफिशिएंट भी इक्वल्स टू 0। वहां से आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे, टोटली एंड पे रह जाएंगे c1 और c2। सिंपल वर्क, देयर इज नो एनी टेक्निकलिटी इन इट, सारा वही काम है जो आप पहले से कर चुके हैं। सिर्फ नई चीज क्या थी कि सिस्टम था, इक्वेशंस नहीं थी। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से। उस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग एग्जांपल्स आपके लिए, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी आपने खुद देखने हैं, उन्हें खुद करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन आई विल ट्राई कि डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आप सब अच्छे तरीके से कर सकें और बर्डन भी बहुत ज़्यादा ना पड़े आप पे। वन मोर एग्जांपल, इस एग्जाम्पल के अंदर स्टार्ट से ही हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा दे आर क्वाइट इजी टू सॉल्व, मगर उसमें आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बड़ी इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज़्यादा नहीं करना, डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास चीज़ें आती हैं। खैर दोनों में ही सिंपल सा काम है, सीधा सा काम है। सो ये क्वेश्चन आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट वाला अडॉप्ट करता हूँ। लाजमी नहीं कि जब भी नॉन होमोजीनियस आए तो डिटर्मिनेंट वाला ही लगेगा, नहीं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल ऑपरेटर्स फॉर्म, ये ऑपरेटर फॉर्म आ गई। फर्स्ट स्टेप, रिड्यूस इनटू ऑपरेटर्स फॉर्म। सॉरी मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पहले मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ, एग्जाम्पल 5 पे, that is on the method of determinants. Determinants, first you will construct W, then W1, W2। W का जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे that must not be equals to 0, पहली बात, क्रैमर्स रूल का फर्स्ट रूल। उसके बाद applying in the equation of Cramer's rule, you will get two differential equations, one in the form of x while the second in the form of y। फर्स्ट को आप अलग से सॉल्व करना चाहें अलग से सॉल्व करें, y को अलग से सॉल्व करना चाहें अलग से सॉल्व करें। अब यहाँ पर आपको आपका टारगेट पता चल जाना चाहिए, योर टारगेट इज टू फाइंड x ऑफ t एंड y ऑफ t, ये दो चीजें हैं, ये आपका टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप इकट्ठा जिस तरह मूव करना चाहें आप उस तरीके से मूव करें, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप अपनी आसानी देखें और उस तरीके से मूव करें। हियर स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं, बाकी स्टेप्स तो
स्टेप 4 बाकी बीच में, हाँ सॉरी, इट इज अप टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 4, इनिशियली वी विल कैलकुलेट, मैंने आपसे पहले कहा था YC के लिए होमोजीनियस पार्ट दोनों का सेम है, सो YC XC दोनों सेम है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम आएगा, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट्स होंगे। सो जब आपके पास डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट्स का मसला है, इसका मतलब है आप अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई करते हैं तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, क्योंकि आप एक दफा ही जो YP सिलेक्ट कर लेंगे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों का सेम होगा, सो नो डिफरेंस। उसको लेके आगे बढ़ते हैं। YC कैलकुलेट कर लिया, G1 G2 XP, इसी तरह YP सिलेक्ट करेंगे आप, डबल डेरिवेटिव्स ले लिए, XP वाली टर्म्स को XP में पुट कर दी, YP वाली टर्म्स को YP में पुट कर दी, और यू विल गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक आपके पास ये X की फॉर्म में आ गई और ये आपके पास आ गई Y की फॉर्म में। X की फॉर्म फाइनली इसमें आ गई एंड Y will contain variable E and C. Next, we have to move toward the equating the coefficients. You will get the value of A and B. Similarly, you will get the value of C and E. So your XP is complete, YP is complete. Once these things are complete, put the values of X and Y into the main solution. Your functions will be final complete and पाथ वहीं पे दोबारा आएगी। इफ यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो आप मेन जो फंक्शन सॉल्यूशंस आपने कैलकुलेट किए हैं उसे मेन इक्वेशन में पुट करें। यू कैन रिड्यूस योर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूज इन योर सॉल्यूशन। सो दिस इज द वे हाउ यू रिड्यूस योर सॉल्यूशन एंड हेंस द फाइनल सॉल्यूशन x of t and y of t। यहाँ तक करने के बाद आपके पास अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स इन दिस लेक्चर। वो एग्जांपल्स जो होंगी वो मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चंस को देखें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेरे से पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। इसे नेक्स्ट एग्जांपल 3x3 की है, मैट्रिसेस देख के परेशान नहीं होना, तो सिंपल सा होगा। सिर्फ आपको परेशानी हुई तो एक ही चीज में होगी कि डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं। रिमेनिंग आई थिंक देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एट द एंड देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जस्ट आपने डिटरमिनेंट से सॉल्व करने हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लें क्वेश्चंस की और ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्निकल है, जो सॉल्व नहीं होता, तो मुझे पहले पता चल जाए। दैट विल बी मच बेटर। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चंस के अंदर हिडन है तो वो सब तक पहुंच जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।